चलो हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखिए ध्यान से। हम लोग जब प्रकाश शुरू किए थे, हम इसीलिए बेस पढ़ाए थे कि ताकि उसका हम लोग इसमें यूज कर सके। जब हम प्रकाश शुरू किए थे तो प्रकाश के गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और प्रकाश के गुण के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था कि वायु में या निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वहाँ हमने भी बताया था कि अगर जो वायु है, किसको खोज रहा है, अगर वायु है, जो प्रकाश है अगर वायु और निर्वात में है तो उसका चाल होगा 3 × 10⁸। लेकिन अगर वो वायु को छोड़ के किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल बदल जाएगा। ये बात थोड़ा सा हुआ था वहाँ पर। तो वायु में तो सब लोग जान ही रहे हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का चाल होता है। लेकिन अगर इस प्रकाश को वायु से हटा करके किसी अन्य माध्यम में भेजा जाए, माध्यम समझ रहे हैं, प्रकाश जिस भी माध्यम में गति करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक माध्यम। तो इधर मान लीजिए कि एक साइड में वायु है, ठीक है, और एक साइड में मान लीजिए कांच है चाहे जल है, कुछ भी ले लीजिए, कांच है चाहे जल है, और प्रकाश जो है इसमें गति कर रहा है। तो वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸, और जब ये कांच में प्रवेश करेगा तो क्या माध्यम हमारा वही है? नहीं, माध्यम बदल गया। और जैसे ही प्रकाश का माध्यम बदलता है तो प्रकाश का चाल भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ भी अलग अलग होगा। तब यही ना हो सकता है कि परिवर्तित होगा तो या तो बढ़ जाए नहीं तो घट जाए, यही दोनों हो सकता है। और नहीं बदलेगा तो कितना रहेगा, 3 × 10⁸। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो सबसे पहला उसका काम क्या होता है, चाल में परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन हम इतना तो कंफर्म है कि वो क्या होगा, परिवर्तित होगा। और जब भी प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है ना, तो प्रकाश की जो दिशा है, मैंने जिस दिशा में गति कर रहा था उस दिशा में न जाकर दिशा से थोड़ा सा भटक जाता है। मतलब कि या तो इधर चल जाएगा नहीं तो ऊपर इधर चल जाएगा। मतलब जिस मार्ग पर जा रहा था उस मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से जो विचलित होने की घटना हो रही है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन दिया जाता है कि जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से चाहे पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना तो क्लियर है। अब अपवर्तन क्यों होता है ये समझ में आया? क्यों अपवर्तन होता है? माध्यम बदलता है तो उसका चाल बदल जाता है। क्योंकि प्रकाश का चाल जो है ना, अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है। माध्यम बदला, चाल बदला तो उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो दिशा बदलना ही क्या हो गया, विचलित हो गया। अब थोड़ा देखिए, एक चित्र बना रहे हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए कि कांच है, ठीक है, और इधर मान लीजिए कि वायु है और प्रकाश इसमें आ रहा है। तो प्रकाश का तो गुण है कि प्रकाश सीधा जाना चाहिए, नहीं जी। प्रकाश का गुण क्या है कि प्रकाश को सीधा जाना चाहिए। लेकिन क्या सीधा जाएगा? नहीं जाएगा। अब देखिए, जो प्रकाश किरण आ रहा होता है ना, आ रहा होता है, उसको हम बोलते हैं आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और देखिए, ये जो पृष्ठ है ना, इसी पृष्ठ के बाद तो इसका पथ बदलेगा। क्योंकि देखिए, ये सीधा जाएगा नहीं, सीधा एक ही कंडीशन में जाता कि जो माध्यम उधर है वही माध्यम इधर होता तो सीधा जाता। लेकिन माध्यम बदल रहा है तो इसका चाल बदलेगा,
चाल बदलेगा तो अपने पथ से विचलित होगा। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जिस पॉइंट के बाद इसका चाल बदलेगा, देखिए यहीं पर न जब प्रवेश करेगा तो इसी के बाद न चाल बदलेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, चाल भले बदल गया है लेकिन उसके बाद भी ये सीधा रेखा में ही गति करेगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा में नहीं गति करेगा, सीधा रेखा में ही गति करेगा। लेकिन इसी पॉइंट के बाद इसका चाल क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो रहा है और उसके बाद उसका चाल बदल रहा है, तो इस पृष्ठ को हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? और पिछला वाला में इस तरह की घटना हुई थी परावर्तन में, तो वहाँ परावर्तक पृष्ठ कहा गया था। यहाँ क्या कर रहे हैं? अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। अच्छा, जिस बिंदु पर यहाँ पर आपतित हो रहा है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? कुछ कुछ मिल रहा है कि नहीं उसके जैसा? आपतन बिंदु। अब इसी आपतन बिंदु के बाद इसका चाल क्या हो गया? बदल गया। और सभी लोग जानते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ हो चाहे परावर्तक पृष्ठ हो, जब आपतन बिंदु से होकर जाने वाला कोई लंबवत रेखा खींचते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये आपका हो गया अभिलंब। चित्र में तो कोई समस्या नहीं है, ये आपका हो गया अभिलंब। अब देखिए, प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है और इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा जाएगा नहीं, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित होगा। विचलित हो गया ना, यहाँ जाना चाहिए था, वहाँ न जाके थोड़ा सा झुक गया इधर। तो आते समय आपतित किरण, और जब इसका विचलन हो गया मतलब कि अपवर्तन हो गया, तब यह कहलाएगा अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगा? अपवर्तित किरण। वहां पर परावर्तित किरण होता था, यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तित किरण। मंत्र देखते रहना, मंत्र सही है? हाँ, अरे सही है, एकदम सही है। हाँ, मंत्र सही है। देखो तो अपवर्तित किरण। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आई से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं कि ये आपतन कोण है। वहां भी आपतन कोण ही था, आपतन कोण, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में यहाँ का कोण आर से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ये आपका हो गया अपवर्तन कोण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये आपतन बिंदु, जिस पृष्ठ के बाद ये इसका चाल बदल रहा है वो अपवर्तक पृष्ठ हो गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बन गया? आपतन कोण बन गया। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण बन गया। इतना सही है। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आई आर के बराबर नहीं है। देख लीजिए, आई आर के बराबर नहीं है। कभी आई बड़ा हो जाता है, आर छोटा हो जाता है, कभी आई छोटा रहता है, आर बड़ा हो जाता है। तो ये तो अपवर्तन समझ गए। इसके बाद जो अगला हेडिंग है वो है अपवर्तन का नियम। जिस तरह परावर्तन का नियम होता था उसी तरह अपवर्तन का भी नियम है। कारण तो समझ रहे हैं, मेन चीज है अपवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो चाल के बदलने से माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम के बदलने से चाल बदल रहा है, चाल बदल रहा है तो प्रकाश किरण जिस पथ पर जाना चाहिए वहां न जाकर थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है, अपने पथ से इधर उधर हो जा रहा है। इसी घटना को हम क्या बोल रहे हैं? अब प्रकाश का अपवर्तन। अब ये अपवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये नियम वहां भी था, बस अपवर्तित के बदले में वहां परावर्तित किरण था। ये न था परावर्तित किरण, यहाँ एक ही तल में है। यही तो हमारा तल है। इसी तल पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसी तल से प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर निकल रही है। तो तल तो हमारा यही है, समझ रहे हैं? ये सरफेस है, इसी तल से इसी तल पर आपतित हो रही हैं,
इसी तल पर से नीचे क्या हो रहा है, निकल रहा है। एक ही तल तो है, तल अलग अलग नहीं है। अगर ऐसा होता कि दो तल रखे होते इस तरह से, प्रकाश को भेजते इस तल पर और निकलता इस तल पर, तब हम कहते कि एक ही तल पर नहीं है, तब अलग अलग तल पर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जिस तल पर भेजेंगे उसी तल से नहीं निकलेगा। और हमारे चश्मे में प्रकाश जाएगा इस वाले शीशा से, तो इस वाले से नहीं निकलेगा। जिसमें शीशे में जाएगा उसी शीशे में से अंदर निकल जाएगा, आँख में चल जाएगा। तो ये एक ही तल में है। ठीक है, लग गया शीशा। यहाँ देखो, तो ये तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, जो परावर्तन में हम लोग पढ़े थे कि I = R, वो इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि आपतन कोण I, ध्यान देना, आपतन कोण I का साइन माने साइन I, आपतन कोण I की, हम इसको कहते हैं कि I की ज्या, क्या होता है, ज्या होता है ना। साइन का पूरा इस तरह से होता है, SI यानी। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। माने इस हिसाब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम I का मान बढ़ाएंगे ना तो इधर R का मान बढ़ेगा, बराबर नहीं होगा। लेकिन I के मान के बढ़ाने से R का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसको खींचिए थोड़ा इधर उधर, इसको पकड़ के इधर खींचेंगे तो ये इधर उठेगा ना, इसको पकड़े खींचेंगे ये इधर उठेगा। मतलब कि I का मान बढ़ाने से R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये लिखा गया है कि साइन I समानुपाती साइन R। R का मान बढ़ाएंगे, I का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, घटाएंगे तो घटेगा। I का मान, R का मान घटाएंगे, I का मान घटेगा। चाहे I का मान घटाएंगे, R का मान घटेगा। अब सब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो साइन I = N साइन R, जहां n एक नियतांक है, जहां n एक नियतांक है, जिसे ध्यान देना, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, है पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, और जब हम n का निकालेंगे मान, n बराबर, तो n का मान आ जाएगा साइन I बटे साइन R। और जो ये सूत्र निकला है इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ये क्या है, स्नेल का नियम। अपवर्तनांक शब्द को थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो नियतांक है ना, इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को अगर इसका संधि विच्छेद करें तो अपवर्तन प्लस अंक समझ सकते हैं। वैसे किताब में संधि विच्छेद नहीं मिलेगा, हम ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपवर्तनांक को क्या समझेंगे, अपवर्तन प्लस अंक, मतलब किसी माध्यम के लिए एक ऐसा अंक डिसाइड किया जाए, एक ऐसा अंक डिफाइन किया जाए जो ये बताए कि अपवर्तन ज़्यादा होगा कि कम होगा। समझ में आ रहा है, अपवर्तन ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो ऐसा अंक जो किसी माध्यम के लिए यह बताए कि उस माध्यम में अपवर्तन ज़्यादा होगा कि कम होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। और ये परिभाषा किताब में मत खोजना, एकदम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये अपने समझ से हम बता रहे हैं, जितना हम अपवर्तनांक को समझ रहे हैं उसके हिसाब से ये है कि ये अंक क्या बताता है कि अपवर्तन कम होगा कि ज़्यादा होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है ना, उसमें विचलन भी ज़्यादा होता है। ऐसे विचलन का मतलब क्या है, वायु में से प्रकाश आ रहा है और मान लीजिए कांच है, कांच में प्रवेश कर गया। तो अगर कांच का अपवर्तनांक, जैसे मान लीजिए कि दो माध्यम है, एक का अपवर्तनांक 1.5 है मान के चलिए, एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.8 है। तो अगर प्रकाश
वायु से इस वाले माध्यम में आ रहा है और अगर प्रकाश वायु से इस वाले माध्यम में आ रहा है तो जो 1.8 जिसका अपवर्तनांक है ना उसमें प्रकाश के चाल में ज़्यादा कमी आएगा। 1.5 वाला में कमी तो आएगा लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा सा कम रहेगा। माने हम कह सकते हैं कि अपवर्तन की घटना इसमें ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ रहा है? माने जो ये झुकाव जो होगा ना, चाहे जो विचलन की प्रक्रिया होगी वो इस वाले में क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस वाले में क्या होगा, कम होगा। तो ये अंक से ही तो हम लोग जान पा रहे हैं। तो यही अंक क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। जो अपवर्तन की घटना को बताए कि कम होगा कि ज़्यादा होगा, वही अंक क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। और वही अपवर्तनांक की क्या है, नियतांक है। अब ये नियतांक किस लिए है, क्योंकि हर पदार्थ का अपना खुद का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। कांच का अलग होगा, जल का अलग होगा, दूध का अलग होगा, हर माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है और वो फिक्स होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, नियतांक है। तो अपवर्तनांक समझ गए, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें विचलन कम होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें विचलन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखना। अब इसमें दो चीज़ों को और समझना है कि यहाँ से विचलन तो हो रहा है, तो क्या जरूरी है कि यह अविलंब के तरफ ही डाउन होकर निकलेगा? ये भी तो हो सकता है कि इधर से निकल जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये निर्भर करता है माध्यम पर। ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। और माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम, एक हो गया सघन, दूसरा होता है विरल माध्यम। दूसरा क्या होता है, विरल माध्यम। अब सघन माध्यम का मतलब क्या हुआ, देखिए हम किसी एक माध्यम को ना तो सघन कह सकते हैं ना ही विरल कह सकते हैं, जब तक एक दूसरा कंपेयर करने के लिए नहीं मिलेगा ना। जैसे हम कहें कि वायु, बताइए सघन है कि विरल है? हम अपने आप को कहें कि हम बहुत मजबूत हैं, तो जान जाओगे मजबूत हैं, लड़ा के चेक करो कहीं, तब ना पता चलेगा मजबूत है कि क्या है। तो एक चाहिए कंपेयर करने वाला, तब ना पता चलेगा कि वो मजबूत है कि नहीं है, सघन है कि विरल है। तो अगर दो आपके पास माध्यम है तो यही ना हो सकता है कि या तो वो ठोस हो, नहीं तो द्रव हो, नहीं तो गैस हो। अरे यही ना तीन होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो ठोस, द्रव और गैस, यही तीन हो सकते हैं। तो ठोस के जो अणु होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, उसकी तुलना में द्रव के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, और सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं गैस के अणु। तो अगर देखिए, अगर कोई ठोस माध्यम है, ध्यान से समझना, ठोस माध्यम है और अगर कोई द्रव माध्यम है, तो इन दोनों की तुलना में ना ठोस सघन हो जाएगा, क्योंकि ठोस के अणु द्रव के अणु से ज़्यादा नज़दीक नज़दीक घने रहते हैं। इनकी समस्या घनी होती है ना, तो इनको सघन कह देते हैं। और द्रव को कह देंगे तो विरल। माने इसके अणु, मान लीजिए कि ठोस की तुलना में द्रव के अणु तो दूर दूर ना होंगे, तो दूर दूर मतलब हम लोग क्या कहते हैं, दूबर कहते हैं, दूर दूर हो गया, गैप ज़्यादा हो गया ना, तो उसको विरल। और जहाँ अणु नज़दीक नज़दीक होगा वहाँ पर क्या है, अभी ये विरल है कि सघन है? सघन है। इसमें विरल है, उधर तो सघन है, इधर सघन है। रोड पे चलोगे तो सघन होकर नहीं चलना चाहिए, विरल होकर दूर दूर होकर चलना चाहिए। मतलब कि ये माध्यम पर डिपेंड करता है ना कि कौन, मतलब किससे तुलना करा रहे हैं। अगर हम द्रव की तुलना गैस से करा दें तो अब द्रव जो है ना इस सघन का काम करेगा, समझ रहे हैं, और गैस किसका काम करेगा। लेकिन वही देखिए, द्रव कभी विरल बन जा रहा है, कभी सघन बन जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई उसकी तुलना हम किससे करा रहे हैं। अच्छा, ठोस को तो हम विरल नहीं कह सकते हैं, और ठोस से ज़्यादा ठोस कौन होगा, तो ठोस तो हमेशा क्या रहेगा, सघन रहेगा। बाकी द्रव गैस में कंपेयर कर लेते हैं, तो जो सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश का चाल थोड़ा सा कम होता है, हाँ थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। और विरल में थोड़ा सा उसकी तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ से वायु से कांच में आया है ना, तो वायु में प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा और कांच में प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा। तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन में आती है तो उसके चाल में कमी होता है, और जब कमी होता है तो वो झुकता है। कमी होगा तो क्या हो जाएगा, झुकेगा। और अगर यही काम हम उल्टा कर दें, प्रकाश किरण को कांच से भेज दें वायु में, मतलब सघन से भेज दिए विरल में, तब तो यह विलंब से दूर हटेगा। तो दो चीज ध्यान रखना, अगर विरल से सघन में आता है तो चाल में कमी आएगी,
और जब चाल में कमी आती है तो अपवर्तन के बाद अविलंब की तरफ झुक करके निकलता है, जैसा कि ये है, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए कि हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया और प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, इसको जाना चाहिए सीधा ऊपर वाला सघन माध्यम, इधर क्या हो गया विरल। तब बताइए इसका चाल घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अब इसकी अपेक्षा तो यहाँ तो बढ़ा हुआ रहेगा, अविलंब अब कैसे ही ना होगा, तो ये अविलंब से इधर दूर होकर निकलेगा। अपवर्तन तो दोनों कंडीशन में हो रहा है, झुक रहा है तभी मार्ग बदल रहा है, इसका मतलब दिशा बदल रही है, दूर जा रहा है तभी दिशा बदल रहा है। तो ये अगर सघन से विरल में आता है तो अविलंब से दूर हटेगा, अगर विरल से सघन में आता है तो अविलंब की तरफ क्या होगा, आके झुक जाएगा। समझ में आ गया? ये लिखा जाए इसको, तो हेडिंग लिखिए प्रकाश का अपवर्तन। अब ध्यान से सुनो चित्र को, अब देखो ध्यान से, दो चित्र यहां बना रहे हैं। इसमें प्रकाश किरण इस तरह से आ रहा है, इसको जाना चाहिए सीधा, समझे। ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम है और यहाँ नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, यह अपने मार्ग से विचलित होगा ना। तो विचलित होगा तो ये इसका अविलंब है, तो कहाँ जाएगा? अविलंब की तरफ झुकेगा या दूर हटेगा? झुकेगा, अविलंब की तरफ झुकेगा। ये हो गया, ये हो गया आपका आपतित किरण। तो यहाँ बन गया आई, ठीक है, और यहाँ बन गया आर। अब ये बताइए कि आई बड़ा है कि आर बड़ा है? आई बड़ा है। देखिए ये अगर सीधा आता ना तो पूरा कोण आई के बराबर होता, शीर्षाभिमुख कोण, तो थोड़ा सा झुक गया है, तो इसमें आई ग्रेटर देन क्या है? आर है। ये हो गया आपका आपतित किरण, और ये हो गया अपवर्तित किरण हो गया। इसमें अगर देखें तो ऊपर वाला सघन माध्यम ले लीजिए, और सघन माध्यम से प्रकाश आ रहा है, जाना चाहिए उसी मार्ग पर, लेकिन उस मार्ग पर जाएगा नहीं। ये हो गया आपका विलंब, ये बन गया आई, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, ये अविलंब से दूर हटेगा ना। ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसमें देखिएगा जो आर है वो तो बड़ा हो जाएगा, तो आई लेस देन आर। तो अब तो एक चीज कंफर्म हो गया कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है तो अविलंब की तरफ झुक जाएगा, अगर अविलंब की तरफ झुक जाएगा। तो अगर इस तरह से केवल कहीं लिखा हो, केवल कह दे कि आई ग्रेटर देन आर है, तो ये जान जाएंगे ना कि अब अविलंब की तरफ झुका है, इससे पहचान जाएंगे अविलंब की तरफ झुका है। आई अगर छोटा है, आर बड़ा है, तो अविलंब से क्या हो गया है? दूर हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं कि n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, तो ये है पहला माध्यम, माने ऊपर वाला जो कोण है ना ये पहले माध्यम का है और नीचे वाला कोण दूसरे माध्यम का है। तो पहले माध्यम वाला को आगे लिखते हैं, माने हम इसको कहें ना कि पहला माध्यम, ये क्या है? दूसरा माध्यम। इसको भी हम कह दें पहला माध्यम, ये क्या है? दूसरा माध्यम। तो अपवर्तनांक जब लिखना होता है तो हम सामान्य रूप से n लिखते हैं, ऐसे क्या लिख देते हैं? n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जबकि वास्तव में जो n है ना वो इस तरह से लिखा जाता है 1n2। 1n2 का मतलब हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ध्यान देना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक।
और यही अगर 2n1 कह दे तो इसका मतलब कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन हम लोग सबसे पहले अपवर्तनांक उस माध्यम का निकालते हैं जिसमें अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन दूसरे माध्यम में हो रहा है ना, तो पहले ये निकल जाएगा। और जब ये निकल जाता है तो बस क्या करते हैं कि सूत्र को पलट देते हैं, साइन आर बटे साइन आई कर देते हैं, तो 2n1 निकल जाता है। कोई समस्या इसमें? अगर हम ऐसे कहें कि 1n2 इंटू 2n1 तो इतना गुणे इतना होगा, हम यहाँ लिख देते हैं i लेस देन आर। तो ये होगा साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई, कट के 1 हो जाएगा। तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है। तो अगर किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक देगा, माने दे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कुछ दे दिया, कहा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का निकालिए, इसी मान रखेंगे, अब इसके पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि वायु के सापेक्ष कांच का दे दिया, कहा कि कांच के सापेक्ष वायु का ज्ञात कीजिए, इससे निकल जाएगा। तो नीचे क्या कीजिए कि रिमार्क लिखिए एक, ठीक है, और इस चित्र को बना लीजिए। हाँ, बोले चित्र को बना लेना है। उसके बाद लिखना है, चूंकि हाँ, उसके बाद दूसरा रिमार्क लिखाएगा। पहले सुन लो, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। देखो चित्र बनेगा तो केवल चित्र बनेगा, ये लिख लिया जाएगा ऊपर, ठीक है, ये सब लिखा जाएगा चित्र में। दूसरा चीज, दूसरा रिमार्क लिखेंगे तो n बराबर लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर। इसी n को हम ऐसे लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा, उसके बाद ये लिखा जाएगा। तो हम देखो, हम रिमार्क में कहीं ये नहीं लिखा रहे हैं कि कब अविलंब से दूर हटता है, कब अविलंब की तरफ झुकता है, आप चित्र से समझ जाएंगे। अभी छोटी छोटी चीजें नहीं लिखाएंगे हम। और इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। तो लिखे कहाँ? लिखना है, 2 चित्र बना लेना है और रिमार्क 2 में ये नीचे वाला लिख लेना है।